सामाजिक विषय के भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में 7वीं क्लास के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 4 धरातल का रूप बदलने वाले कारक बाह्य कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहले भाग में हम अनाच्छादन के अंतर्गत आने वाली तीनों क्रियाओं अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में जान चुके हैं और आज के भाग में हम अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के बारे में जानेंगे। आज का भाग शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। पिछले भाग में हमने जाना था कि बाह्य बलों द्वारा धरातल पर परिवर्तन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल पर जितने भी परिवर्तन होते हैं वो मुख्यतः 2 बलों द्वारा होते हैं, एक आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। जब आंतरिक बलों द्वारा पर्वतों, पठार आदि के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो कुछ बाहरी शक्तियां जैसे प्रवाहित जल, तापमान, पाला और अन्य बाहरी शक्तियां धरातल पर काट छाट कर, तोड़ फोड़ कर इन्हें समतल बनाने लगती हैं। तो बाह्य बलों द्वारा भी धरातल पर परिवर्तन होते हैं। हमने जाना था अनाच्छादन के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं को कि जब भूपटल पर टूट फूट होती है, टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? याद करो, पिछले भाग में हमने ये जाना था। इन क्रियाओं को हम अनाच्छादन की क्रियाएं कहते हैं और अनाच्छादन के अंतर्गत 3 क्रियाएं आती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। पहले हमने जाना था कि अपक्षय क्या है। अब जरा याद करो, अपक्षय किसे कहते हैं? जब चट्टानों के टुकड़े टूटकर उसी स्थान पर गिर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षय। और अब जरा याद करो कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल सही, अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। जब भौतिक कारकों जैसे कि तापमान, पाला, वर्षा का जल इत्यादि के द्वारा अपक्षय की क्रिया हो तो वह भौतिक अपक्षय कहलाता है, और जब चट्टानों में कुछ रासायनिक परिवर्तनों द्वारा अपक्षय की क्रिया होती है तो उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। और अगर जैविक कारकों जैसे कि वनस्पति, जीव जंतुओं और कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा अपक्षय की क्रिया हो यानी चट्टानों में टूट फूट हो तो उसे जैविक अपक्षय कहा जाता है। उसके बाद हमने अपर्दन और उसके सहायक कारकों के बारे में जाना था कि जब भूपटल पर टूट फूट होती है यानी चट्टानों में टूट फूट हो और टूटे हुए टुकड़े या कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपर्दन कहा जाता है। और हमने इसके सहायक कारकों के बारे में जाना था कि इसमें सहायक कारक हैं प्रवाहित जल यानी नदी, उसके अलावा पवन, हिमानी और समुद्री लहरें। उसके बाद हमने अपर्दन के अंतर्गत आने वाले मृदा अपर्दन के कारण, प्रभाव और रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की थी कि मृदा अपर्दन किन कारणों से होता है, आपको याद होगा। उसके बाद हमने इसके रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और फिर जाना था कि अगर मृदा अपर्दन ज़्यादा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने अपक्षय और अपर्दन में अंतर को भी समझा था कि अपर्दन और अपक्षय में क्या अंतर है कि अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है क्योंकि इसमें परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता। जब चट्टानों में टूट फूट होती है तो टूटे हुए टुकड़े उसी स्थान पर गिर जाते हैं, तब वह क्रिया अपक्षय कहलाती है। और अपर्दन में टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए यह एक गतिशील क्रिया है। तो हमने अपक्षय और अपर्दन के बारे में के अंतर को विस्तार से समझा था। उसके बाद हमने जाना था निक्षेपण और उसके कारक, यानी निक्षेपण क्या है और वह किन कारकों के द्वारा होता है। कि जब अपर्दन द्वारा टूट फूट होती है और टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं, तब इसे निक्षेपण कहा जाता है। और अपर्दित कारकों के वेग में कमी के मुख्यतः वेग में कमी के कारण ही निक्षेपण की क्रिया होती है। तो ये तो था जो हमने पिछले भाग में सीखा। अब हम जानते हैं कि हमने आज के भाग में हम क्या जानेंगे। आज के भाग में हम जानेंगे अपर्दन में सहायक कारकों, यानी किन कारकों के द्वारा अपर्दन की क्रिया होती है। उसके बाद अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों
जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमानी, पवन और समुद्री लहरों, इनके द्वारा जब अपर्दन की क्रिया होती है और कुछ भू आकृतियों का निर्माण होता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला कारक है अपर्दन का प्रवाहित जल। प्रवाहित जल यानी कि जो बहता हुआ जल है, और प्रवाहित जल का रूप है नदी या सरिता। नदी सबसे ज़्यादा पहाड़ों पर अपर्दन का कार्य करती है, और नदी द्वारा अपर्दन जो होता है वो नदी के ढाल, उसके में जल की मात्रा और उसके वेग पर निर्भर करता है। यानी अगर नदी का ढाल ज़्यादा होगा और उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी, उसका वेग ज़्यादा होगा, तो अपर्दन तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत अगर नदी का ढाल कम होगा, उसमें जल की मात्रा कम होगी और उसका वेग भी कम होगा, तो अपर्दन कम होगा और तब निक्षेपण अधिक होगा। और नदियाँ जो हैं वो पर्वतीय भागों में अधिक अपर्दन करती हैं। यानी नदियों द्वारा अपर्दन का कार्य पहाड़ों में यानी कि पर्वतीय भागों में ज़्यादा होता है। और जब पर्वतों से उतरकर नदियाँ मैदानों में आती हैं तो उनका ढाल कम हो जाता है और उनका वेग कम हो जाता है। तब पर्वतीय मैदानी और डेल्टाई भागों में नदियाँ अपर्दन की बजाय निक्षेपण का कार्य अधिक करती हैं, क्योंकि वहाँ पर वेग और ढाल कम हो जाता है नदियों का। और जब इसके अपर्दन और निक्षेपण से धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो प्रवाहित जल यानी नदी द्वारा किस प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं? इसमें आकृति बनती है वी आकार की घाटी, विसर्प, डेल्टा और जलप्रपात। ये मुख्यतः नदियों द्वारा बनाई गई धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। आइए हम इनके विनिर्माण की प्रक्रिया को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है वी आकार की घाटी। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है तो वह अपनी तली को काट काट कर क्या करती है? गहरा करती रहती है। यानी तली कटती रहती है और तली गहरी हो जाती है, जिससे एक वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। यानी जो घाटी बनती है उसका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है। और जब यही घाटी गहरी और संकरी हो जाए तब इसे क्या कहते हैं? गॉर्ज। यानी अगर वी आकार की घाटी गहरी और संकरी हो जाती है तब यह गॉर्ज कहलाती है। और इस गॉर्ज के जो किनारे होते हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं। और भारत में के हिमालय पर्वत में सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय क्षेत्रों में बहुत ही खूबसूरत गॉर्जों का निर्माण करती हैं। अगले प्रकार की आकृति है जलप्रपात। तो जलप्रपात क्या है कि जब नदियाँ अपने रास्ते पर बहती हैं तो उसके रास्ते में कई प्रकार की चट्टानें आती हैं। कुछ चट्टानें कठोर होती हैं और कुछ चट्टानें मुलायम होती हैं। तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनमें जल्दी कटाव होता है। यानी मुलायम चट्टानों में अपर्दन की क्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि जो कठोर चट्टानें होती हैं उनमें देर से कटाव होता है। यानी उनमें अपर्दन की क्रिया उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाती जितनी कि मुलायम चट्टानों में होती है। और इसके कारण जो नदी की तलहटी है वो कहीं पर ऊंची और कहीं पर नीची हो जाती है। और फिर जब इस ऊंची तलहटी से जल बिल्कुल खड़े ढाल के सहारे एकदम नीची तलहटी पे गिरता है, जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ऊंची तलहटी से जल निचली तलहटी पे एक खड़े ढाल के सहारे गिर रहा है, तब इसे क्या कहा जाता है? जलप्रपात। तो बच्चों, जलप्रपात क्या है? जब जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे नीचे गिरे तो इसे जलप्रपात कहा जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में का एंजल है, यानी ये सबसे ऊंचा है। और भारत में भी कुछ नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं। इनमें मुख्य है शरावती नदी पर जोग, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और नर्मदा नदी पर कपिलधारा और धुआंधार। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी नदियां हैं जो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। हमारी अगली आकृति है विसर्प।
अब इसको समझने के लिए आप कई बार अगर आप अपनी फर्श पे आप पानी डालें तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो कभी भी सीधा नहीं बहता, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहने लगता है। ऐसे ही जब नदियाँ पर्वतों से यानी पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदानों पे आती हैं तब क्या होता है कि ये एक सीधे मार्ग पे ना चलकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहने लगती हैं। तो पर्वतों से जब उतरने पर नदियों का क्या होता है, वेग कम हो जाता है, इसी कारण वो सीधे रास्ते पे ना बहकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहती हैं। और जब वे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहती हैं तब इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को ही, देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है, इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को ही विसर्प कहा जाता है। अब इसे विसर्प क्यों कहा जाता है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो आकृति है वो एक रेंगते हुए सांप यानी सर्प की भांति दिखाई देती है, जैसे आपको चित्र में दिख रही है, तब इसे विसर्प कहा जाता है। यानी नदी जब पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवाह करती है और उसका वो सीधे रास्ते पर ना बहकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बहती है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए, विसर्प कहा जाता है। यानी उस आकृति को विसर्प कहा जाता है। अब हम जानते हैं डेल्टा। अभी आपने जाना कि पर्वतों से नदियाँ उतरकर मैदानों में आती हैं और वहाँ पर विसर्प जैसी आकृति का निर्माण करती हैं, और पर्वतों से मैदानों पर आने के बाद नदियाँ धीरे धीरे समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं। और जब वे समुद्र की ओर बहती हैं तो उन नदियों का जो वेग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, उनका ढाल भी कम हो जाता है। और तब जो नदी अपने साथ मलबा लाई होती है, यानी नदी अपर्दन का कार्य करती है और अपर्दन के द्वारा वह बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े कणों को अपने साथ लाती है। तो जब वो मलबा अपने साथ लाती है और वेग कम होने के कारण उस मलबे का वो भार नहीं उठा पाती, तब क्या करती है, वो उस मलबे का निक्षेपण करने लगती है और इसके निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये नदी है और ये समुद्र है। समुद्र में मिलने से पहले नदी विभिन्न धाराओं में बट गई है, किसके कारण, निक्षेपण के कारण, और इसके बीच में एक त्रिभुज जैसी आकृति बन गई है। यानी विभिन्न धाराओं के बीच में एक त्रिभुज जैसी आकृति बन जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे डेल्टा कहा जाता है। और संसार की बहुत सारी नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, और हमारे भारत में भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। और बच्चों, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है ये, विश्व का, यानी सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम जानते हैं कि भूमिगत जल द्वारा अपर्दन कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी यानी वर्षा का जल रिस रिस कर ज़मीन के नीचे चला जाता है। ऐसे ही पहाड़ी स्थानों पर भी चट्टानों में अंदर की ओर चला जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं पर चूने की चट्टानें पाई जाती हैं, और जब ये वर्षा का जल चट्टानों में प्रवेश करता है और चूने की चट्टानों में रिस रिस कर जब ये अंदर पहुंचता है तो क्या होता है, रासायनिक अपक्षय द्वारा चूना इसमें घुल जाता है और चूना पानी के साथ बह जाता है। तब इन चट्टानों के अंदर एक सुरंग बन जाती है, यानी गुफा, सुरंग या गुफा का निर्माण हो जाता है। अब इस बहने, चूने के बहने के कारण और इसके अपर्दन के कारण और फिर निक्षेपण के कारण इस गुफा में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। सुरंग में, जो ये सुरंग दिखाई दे रही है आपको, इसमें इसकी छत पर जहाँ पानी टपकता है, इसकी छत पर जहाँ पानी टपकता है वहाँ पर चूना जमा हो जाता है, और इस चूना के जमा होने से ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही हैं गहरे भूरे रंग की, इन्हें क्या कहा जाता है, स्टैलेक्टाइट। इन आकृतियों को स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। और इस स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पर भी यानी गुफा की सतह के में भी एक खंबे जैसा आकार बन रहा है। इस खंबे जैसे आकार का आधार जो है वो चौड़ा है, जबकि ऊपरी भाग थोड़ा सा पतला है। इस प्रकार की आकृति को स्टैलेग्माइट कहा जाता है। तो गुफा के ऊपर जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ पर चूना जमा होने से स्टैलेक्टाइट बनती है,
और जहाँ पर नीचे आधार बनता है, जहाँ गुफा का सतह है वहाँ पर एक चौड़े आधार वाला और ऊपर पतला भाग जो बनता है, इसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में एक दूसरे जुड़ जाते हैं। देखिए, बड़े होते होते ये आपस में जुड़ जाते हैं, तब इस आकृति को क्या कहते हैं? हेलेक्टाइट। यानी जब स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट आपस में जुड़ जाएं, तब उस आकृति को हम हेलेक्टाइट कहते हैं। और पर्वतीय भागों में जहाँ चूने की चट्टानें पाई जाती हैं और इस प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं गुफाओं के अंदर, तब इस क्षेत्र को हम कास्ट स्थल कहते हैं। यानी पर्वतीय भागों में जहाँ पर चूने की चट्टानें पाई जाएं और इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो जाए, उस क्षेत्र को हम कास्ट स्थल कहते हैं। अब हम जानते हैं हिमानी द्वारा किस प्रकार से अपर्दन होता है और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमानी क्या है। आप जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, और जब यह कोई बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा यानी हिमखंड जब किसी ढाल पर नीचे की ओर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। और ये जो हिमानी है ये सपाट यानी कि चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटी का निर्माण करती है, और इस घाटी का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है। इस कैसा होता है इसका आकार? यू अक्षर के समान होता है, इसीलिए इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। हिमानी वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है, जिसके ढाल जो होते हैं वो खड़े वाले और तल थोड़ा सा चौड़ा होता है। उसके अलावा जब हिमानी चट्टानों में ढाल के सहारे नीचे खिसकती है तो ये चट्टानों को में घर्षण करते हुए निकलती है, यानी घिसते हुए निकलती है। तो जो चट्टानों का चूर्ण होता है वो पर्वतों के निचले भागों में यानी पर्वतों के नीचे की तरफ जमा होने लगता है। इसे हिमोड़ कहा जाता है। यानी जब चट्टानों का चूर्ण हिमानी के घर्षण के कारण निचले भागों में इकट्ठा होने लगता है, तब इसे हिमोड़ कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि पवन द्वारा किस प्रकार से अपर्दन की क्रिया होती है। आपने गर्मियों में आंधी और तूफान आते हुए देखा होगा। जब आंधी और तूफान आते हैं तो बहुत तेज हवा चलती है और इस हवा के साथ धूल मिट्टी सब उड़ती है। तो इससे ये धूल मिट्टी जो उड़ती है ये किसके कारण होती है? ये हवा द्वारा, पवन द्वारा अपर्दन के कारण होती है। और जब ये धूल के कण चट्टानों से टकराते हैं तो वे इसे कुरेदते हैं और इससे अपर्दन की क्रिया तीव्र हो जाती है। और फिर जब ये टूटे हुए टुकड़े हवा के साथ एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो पवन द्वारा भी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। और सबसे ज़्यादा आकृतियाँ इसकी मरुस्थलीय भागों में बनती हैं, यानी मरुस्थलीय भागों में पवन द्वारा अपर्दन ज़्यादा होता है। आप एक बार याद करिए कि क्यों होता है। हमने इसको पिछले भाग में समझा था ना, क्योंकि मरुस्थलीय भागों में क्या होता है, वहाँ पर पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं और आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, इसलिए पानी जो है, पानी या हवा उसे आसानी से अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाते। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा अपर्दन तीव्र गति से होता है और इसके अपर्दन से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। वो उनमें से प्रमुख हैं बालू का स्तूप और छत्रक शिला। अब हम इनके निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहला है बालू का स्तूप। अब जब पवन चलती है यानी हवा चलती है तो क्या होता है, कई बार उसके मार्ग में कोई बाधा आ जाती है। तो जब उसके मार्ग में कोई बाधा आती है तो उसका वेग कम हो जाता है और उसके वेग को कम होने के कारण क्या होता है कि जो पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ है वो धरातल पर गिरने लगते हैं। यानी कि पवन के साथ अधिकतर मिट्टी और धूल कण वगैरह उड़ते हैं, तो ये मिट्टी, बालू, धूल ये सब ज़मीन पर गिरने लगते हैं, धरातल पर गिरने लगते हैं। इससे बालू के टीलों का निर्माण होता है और इन्हीं बालू के टीलों को हम बालू का स्तूप कहते हैं, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और बच्चों, ये बालू का स्तूप
स्थिर नहीं होते हैं, ये हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके बाद है छत्रक शिला। बालू के कणों से जब अपरदन होता है तो वो धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई पर अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो पवन जो है वो किसी भी स्थलाकृति के निचले भाग में तेजी से अपरदन करती है, यानी कि इस भाग को जल्दी जल्दी घिस देती है, जबकि जो ऊपर का भाग होता है वो उसमें अपरदन तीव्र गति से नहीं हो पाता है। तो वह जो भाग है वो चौड़ा और एक छतरी जैसा हो जाता है, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो जब ऊपर का भाग छतरी के आकार का हो जाता है तो इस प्रकार से निर्मित आकृति को छत्रक शिला कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि समुद्री लहरों द्वारा किस प्रकार अपरदन की क्रिया होती है। आपने अपने गाँव में तालाब में पशुओं को नहाते हुए देखा होगा। जब ये पशु नहाकर बाहर निकलते हैं तो तालाब की जो लहर होती है, पानी होता है, वो किनारों से टकराकर और वहाँ की मिट्टी को भी अपने साथ अंदर ले जाता है। ऐसे ही जो समुद्री लहरें हैं वो तटों से टकराकर उसमें जो तटों पर जो मलबा होता है उसको अपने साथ अंदर ले जाती हैं, और कभी कभी वे इसे थोड़ी दूर पर क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं। इस प्रकार लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और उसको जमा करने से समुद्री तटों का निर्माण होता है, और ऐसे तटों को क्या कहते हैं, पुलिन कहा जाता है। और जो मुंबई का जो जुहू बीच है और चेन्नई का मेरीना बीच है, कहाँ का, मुंबई का जुहू बीच और चेन्नई का मरीना बीच, ये इसी प्रकार से निर्मित हुए हैं। और कभी कभी जो लहरें हैं ये तटों से टकराती हैं और जो तटों का जो निचला भाग होता है उसको तेजी से अपरदित करती हैं, यानी निचले भागों में अपरदन तेजी से होता है। तब क्या होता है कि जो ऊपर का भाग होता है वह समुद्र की ओर झुक जाता है। इस प्रकार से निर्मित आकृति को हम भृगु कहते हैं। तो ऊपरी भाग खड़ा रहता है और समुद्र की ओर झुक जाता है, तब जो आकृति बनती है वह भृगु कहलाती है। तो बच्चों, आज आपने अपरदन और निक्षेपण द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के बारे में जाना। अब तक आप लोग गणित में ही विभिन्न आकृतियों को पढ़ते आए होंगे, जैसे वर्ग, आयत, है ना। और आज आपने पहली बार भू आकृतियों के बारे में पढ़ा, सुना, है ना। और हो सकता है आपने इनमें से कुछ आकृतियों के नाम पहली बार सुने हो। तो एक बार हम इन्हें दोहरा लेते हैं और जान लेते हैं कि इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और आप एक बार याद करके बताते रहिएगा कि ये जो आकृतियाँ बनी हैं वो किस अपरदन के कारक द्वारा निर्मित हुई हैं। सबसे पहले वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी को अंग्रेजी में वी शेप्ड वैली कहते हैं। देखिए, इसका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान है। अब ज़रा याद कीजिए और बताइए कि यह किस अपरदन के कारक द्वारा निर्मित हुई है। याद कीजिए, सोचिए। बहुत बढ़िया, यह नदी द्वारा निर्मित होती है। दूसरे प्रकार की आकृति है गॉर्ज। इसे अंग्रेजी में भी गॉर्जी कहा जाता है। और जब ये वी आकार की घाटी जब बहुत गहरी और संकरी हो जाती है तब ये क्या कहलाती है? बिल्कुल, ये गॉर्ज कहलाती है, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगली आकृति है जलप्रपात। जलप्रपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटरफॉल। और अब बताइए याद करके, यह किस अपरदन के कारक द्वारा निर्मित होता है? याद कीजिए। बिल्कुल सही, यह भी नदियों द्वारा ही निर्मित होती है कि जब नदी के रास्ते में मुलायम और कठोर चट्टानें आती हैं तो मुलायम चट्टानों में अपरदन ज़्यादा तीव्र गति से होता है, कठोर चट्टानों में इतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। तब नदी की तलहटी कहीं पर ऊंची और कहीं पर नीची हो जाती है, और जब ऊंची तलहटी से जल निचली तलहटी पे गिरता है सीधे ढाल के सहारे, तब यह जलप्रपात कहलाता है। उसके बाद अगली आकृति बनी थी विसर्प। विसर्प को अंग्रेजी में मेंडर कहा जाता है। और देखिए, ये किसके द्वारा निर्मित है? आपको चित्र में समझ में आ रहा होगा, किसके द्वारा? नदियों द्वारा। कि जब नदी मैदानी भागों में बहती है तो सीधे रास्ते पे ना बह के टेढ़े मेढ़े रास्ते पे बहती है। तो इस प्रकार एक टेढ़े मेढ़े रास्ते जो एक रेंगते हुए सर्प यानी सांप की भांति दिखाई देते हैं, इन्हें विसर्प कहा जाता है। अगले प्रकार की आकृति है डेल्टा, और डेल्टा को अंग्रेजी में भी डेल्टा ही कहा जाता है। और यह भी
नदियों द्वारा ही निर्मित होती है। और आपको दिख रहा है ये नदी है और ये समुद्र में मिलने से पहले अनेक धाराओं में बढ़ गई और इनके बीच में एक त्रिभुज जैसा आकार बन गया। अगले प्रकार की आकृति है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और हेलेक्टाइट। इन्हें अंग्रेजी में भी क्रमशः स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और हेलेक्टाइट ही कहा जाता है। जैसे यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, और ये चूने की चट्टानों में निर्मित होती हैं। और किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा। उसके बाद अगली आकृति है हिमानी, के द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी। इसे अंग्रेजी में यू शेप्ड वैली ही कहा जाता है। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जो घाटी बनी है वो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान बनी है। अगला है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप को अंग्रेजी में सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और यह किसके अपर्दन के कारण बनती है? ये पवनों द्वारा अपर्दन के कारण बनती है। अगला है छत्रक शिला। छत्रक शिला को अंग्रेजी में मशरूम रॉक कहा जाता है, जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला है पुलिन। पुलिन को अंग्रेजी में बीच कहा जाता है और यह समुद्री लहरों द्वारा निर्मित होता है। अगला है भृगु। भृगु को अंग्रेजी में क्लिफ कहा जाता है और यह भी समुद्री लहरों द्वारा ही निर्मित होती है। तो बच्चों, आज के पाठ में आपने विभिन्न प्रकार आकृतियों के बारे में पढ़ा जो कि अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित होती हैं। एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं कि आज के भाग में हमने क्या सीखा। आज के भाग में हमने अपर्दन के कारक और इन अपर्दन के कारकों द्वारा, यानी भूमिगत जल द्वारा, प्रवाहित जल द्वारा, पवनों द्वारा, हिमानी द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा विभिन्न प्रकार से अपर्दन की क्रिया और उसके बाद उनके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों को जाना। अब आप इस पाठ को घर पे पढ़िएगा अपनी अभ्यास पुस्तिका से और अपनी पाठ्य पुस्तक से, और उसके बाद जो उसके पीछे अभ्यास कार्य है उसे करिएगा। उसके अतिरिक्त एक अभ्यास कार्य मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे भी नोट कीजिए और अपनी कॉपी में कीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रवाहित जल द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियों जैसे वी आकार की घाटी, विसर्प और डेल्टा का चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाना है। और आप इसके लिए अपने किताब की सहायता ले सकते हैं। आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिए हुए हैं, आप उन चित्रों की सहायता से इन चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। देखिए, एक तरफ हमने यहाँ पर आपको कुछ अपर्दन के कारकों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या है, उनके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। तो सबसे पहले जैसे देखिए नदी द्वारा किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। तो आप बताइए, हेलेक्टाइट, डेल्टा, यू आकार की घाटी, छत्रक शिला या भृगु। बताइए किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। बिल्कुल याद कीजिए, बिल्कुल सही, नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। उसके बाद अगला है हिमानी। हिमानी द्वारा बताइए किस प्रकार की घाटी का या किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। बिल्कुल, हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आपको बताना है। अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप खुद याद कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखिएगा। समुद्री लहरों द्वारा किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, भूमिगत जल द्वारा किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है और पवन द्वारा किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। ये आपको सही जोड़े बनाने हैं। अगला है प्रोजेक्ट कार्य। हम आपको एक प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं, इसे करने में आपको बहुत आनंद आएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के क्षेत्र का अवलोकन करना है। और अभी हमने जाना था कि अपर्दन और निक्षेपण से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ बनती है। तो आप अपने आसपास के पूरे क्षेत्र का अवलोकन कीजिए किसी बड़े के साथ और देखिए कि क्या वहाँ पर किसी पवन या नदी, आपके आसपास नदी हो कोई, या किसी भी अपर्दन के कारक द्वारा किसी प्रकार की भू आकृति बनी है या नहीं। और अगर बनी है तो आप उसका आकार देखिए कैसा है और आप उसकी एक सूची बनाइएगा। ठीक है, तो आज के पाठ में इतना ही। अब अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद।